आज इंटरनेट पर देखा जाने वाले कंटेंट्स में से 70% कंटेंट्स पोर्नोग्राफी है। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है या कुछ चेंजेस हो सकता है? ऐसा नहीं है कि पिछली सदी या उससे पहले की 19वीं सदी या 18वीं सदी या 17वीं सदी इन सब चीज़ों से आज़ाद थी। इतिहास टटोले तो 18वीं सदी के फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उससे पहले के समय में बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग काम विषय पर पोर्नोग्राफी किताबें पढ़ा करते थे। 15वीं सदी में प्रिंटिंग आने से बाकी रचनाओं के साथ पोर्न पुस्तकों का भी प्रसार हुआ। भारत के संदर्भ में, खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, चारुल गुप्ता की एक किताब है सेक्सुअलिटी ऑब्सनिटी कम्युनिटी। इसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा 1900 में प्यारेलाल जमींदार ने जब कोक शास्त्र लिखा था तो 5 साल के भीतर इसके 7 संस्करण छप गए। तब इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज है। और सही है कि इंटरनेट ने इसकी उपलब्धता की रफ्तार बढ़ा दी है। अश्लीलता को लेकर हम हर बहस में अलग अलग पैमाना अपनाते हैं। ऐसा पोर्न को हमेशा निजी रूप से छुप छुपा कर देखा जाता है। पहले लोग सीडी या पेन ड्राइव के जरिए कॉन्टैक्ट देते थे। अभी तेज इंटरनेट की वजह से मोबाइल में उपलब्ध है, बिल्कुल निजी और पर्सनल स्पेस में। कई देशों में पोर्न फुल फ्लैश देखने की अनुमति है। पोर्न वीडियोस कराने वाली वेबसाइट्स पर आपको हर देश के हर तरह के सेक्स वीडियोस मिल जाएंगे। यह वेबसाइट या आपको आपकी लोकेशन भी ट्रेस करते हैं और आपको आपके देश के पोर्न वीडियोस भी दिखाते हैं। भारत में पोर्न बेचने, शेयर करने या इसके प्रदर्शन आदि पर बैन है। इसके बावजूद भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक पोर्न देखा जाने वाला देश। 2018 में भारत सरकार करीब 50 वेबसाइटों पर बैन लगा दिया था। पहले भी किया गया, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। ये वेबसाइटें नए नए डोमेन लेकर भारतीय बाजार में आ ही जाते हैं। अब तो ऐप्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए और भी न जाने कैसे कैसे तरीकों से यूजर देख ही लेता है। और वीपीएन तो है ही, यानी भारतीय सर्वर की जगह विदेशी सर्वर पर वीडियो देख लिए जाते हैं। तो यह नहीं कह सकते हैं कि वेबसाइट पर बैन लगाने के बाद भारत में पोर्न वीडियो नहीं देखे जाते हैं। फिर भी नियम कानून की जानकारी होनी जरूरी है। पोर्न बनाने पर बैन के अलावा देश में इसे प्रकाशित करना, इसे प्रसारित करना और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूसरों लोगों तक पहुंचाना, ये सब अवैध है। लेकिन उसे देखना, सुनना, पढ़ना अवैध नहीं माना जाता। हाँ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना भी गैर कानूनी है। lawtrend.in पर प्रकाशित एक खबर के मुताबिक पोर्न को रोकने के लिए भारत में एंटी पोर्नोग्राफी लॉ है। पोर्न से जुड़े मामलों में आईटी संशोधन 2008 की धारा 67A और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। पोर्न का कंटेंट रेप या शारीरिक शोषण वाला है तो आईटी एक्ट सेक्शन 67A के तहत कार्रवाई होगी। चाइल्ड पोर्न सर्कुलेट करने वाले के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67B के तहत कार्रवाई होगी। अगर कोई किसी से सेक्स करते हुए सेक्सुअल एक्टिविटी का वीडियो बनाता है तो यह क्राइम है। इसमें आईटी एक्ट के सेक्शन 66E के तहत कार्रवाई होगी। आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत अपराध की गंभीरता को देखते हुए पहले अपराध के लिए 5 साल तक की जेल या सजा होगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार यही अपराध करने पर जेल की सजा की अवधि बढ़कर 7 साल हो जाती है और जुर्माना 10 लाख ही रहता है। आईटी एक्ट की 67A और 67B गैर जमानती हैं। और यह भी बता दें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामलों में पेक्सो कानून के तहत भी कार्रवाई होती है। राज कुंद्रा और उमेश कामत की चैट में अल्ट बालाजी का नाम भी है, इसलिए क्योंकि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पर दिखाया जाने वाला कंटेंट काफ़ी अश्लील होता है। और इस मामले में अल्ट बालाजी के खिलाफ मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में देश भर के कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर एकता कपूर हैं और ये बहुत ही मशहूर प्रोड्यूसर है और जाने माने अभिनेता जितेंद्र की बेटी हैं। इसी साल मार्च महीने में अल्ट बालाजी समेत कई बड़ी बड़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रतिनिधि भारत के तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मिले थे और उनसे यह अपील की थी कि उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म को इन एफआईआर से सुरक्षा प्रदान की जाए। यह लोग परेशान थे कि देश के अलग अलग जगहों पर अश्लीलता के आरोप में इन पर लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर हो रहा है और यह अच्छी बात नहीं है। इसमें कुछ समय पहले ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की और कहा था कि ये प्लेटफॉर्म दर्शकों को उसकी उम्र के हिसाब से अपने कंटेंट को 5 श्रेणियों में बांटे। लेकिन तब इन कंपनियों ने यह दलील दी कि यह लोग पहले ही बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर चुके हैं और इनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये लोग इतने बड़े कंटेंट को उम्र के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांट सके। और ऐसे ही दलितों का नतीजा है कि आज भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी बहुत आसानी से
OTT प्लेटफॉर्म पर यह अश्लील कंटेंट देख सकते हैं और कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि हमारे देश में पहले भी यह बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरह का अश्लील कंटेंट आजकल दिखाया जा रहा है वह ना तो पारिवारिक रूप से सही है, ना संस्कार के हिसाब से सही है और ना ही हमारे देश के बच्चों और नई पीढ़ी के लिए सही है। लेकिन हमारे देश में कोई भी बच्चा जो 18 साल से नीचे भी है आज इस कंटेंट को खुलेआम कहीं भी देख सकता है और यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं ऐसे क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर लगातार बनाते जा रहे हैं और अपलोड करते जा रहे हैं। 10,000 से लेकर 17,000 तक नए सब्सक्राइबर मिले हैं। भारत में अश्लील कंटेंट की मांग कितनी तेजी से बढ़ी है इसे आप अल्ट बालाजी के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। पिछले साल पूरे देश में लॉकडाउन लग जाने के बाद इस ऐप पर मौजूद कंटेंट देखने के लिए पहले के मुकाबले 150% से भी ज़्यादा समय खर्च किए। इन ऐप्स को हर दिन ये हमारे देश के लोगों पर और समाज को भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। जब पूरा देश कोविड में संघर्ष कर रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों की कमाई खत्म हो रही है, धंधा चौपट हो रहा है, लॉकडाउन में लोग घर के अंदर, उस समय लोग क्या कर रहे थे? यह देख रहे थे लॉकडाउन के बाद इस तरह के ऐप्स की सबसे ज़्यादा मांग टायर 2 और टायर 3 शहरों में बढ़ी है, यानी जो छोटे शहर हैं और कस्बे हैं भारत के, उनमें सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी या रीजनल व्यूअर्स है, वहाँ सबसे ज़्यादा मांग बढ़ी है। पहले इस तरह के अश्लील ऐप्स के 70% दर्शक देश के 8 बड़े शहरों में रहने वाले लोग थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान स्थिति बिल्कुल पलट गई है और छोटे शहरों में इन ऐप्स के दर्शकों की संख्या 60% और शहरों में 40% हो गई है। और यही वजह है कि अब इस बिजनेस में बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स कूद पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर मोटी कमाई होती है, पैसा कुछ लगाना नहीं है। ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बड़ी फिल्में और टीवी सीरियल्स भी बनाते हैं और अपने ऐप्स पर अश्लील कंटेंट डालकर उससे भी मुनाफा कमाते हैं। लेकिन ये मुनाफा ज़्यादा आसान है। लेकिन राज कुंद्रा जैसा कोई बड़ा आदमी जेल जाता है तो बॉलीवुड के नामी गिरामी लोग मुंह पर ताला लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने कुछ बोल दिया, मुंह खोल दिया तो बॉलीवुड के यह शक्तिशाली गैंग उन्हें काम नहीं करने देगा। और यही वजह है भारत में वर्ष 2018 से अश्लील कंटेंट पर बैन लगा हुआ है। बैन के बावजूद अश्लील कंटेंट देखने के मामले में भारत के लोग पूरी दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरे नंबर पर हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत के लोगों ने पहले के मुकाबले 50% से भी ज़्यादा अश्लील फिल्में देखी हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में अश्लील कंटेंट दिखाने वाली OTT प्लेटफॉर्म की संख्या तेजी से बढ़ी है। पूरी दुनिया में ऐसे फिल्मों का कारोबार 2,62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कमाई के मामले में अश्लील फिल्मों की वेबसाइट बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म से भी आगे निकल गए हैं। जिस तरह राजस्थान का कोटा शहर को भारत में कोचिंग क्लास का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश का मेरठ अश्लील फिल्मों के निर्माण के लिए नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत में इस समय मोबाइल के जरिए अश्लील कंटेंट को दिखाने वाले प्लेटफॉर्म की संख्या 10 से भी ज्यादा है, जो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी कंटेंट बनाते हैं। और इसके लिए ये अपने प्लेटफॉर्म अपने ग्राहकों से 25 से 100 रुपये तक का सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं, क्योंकि अच्छा कंटेंट दिखाने वाली प्लेटफॉर्म की जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है वो इससे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको 500 से 1,000 रुपये देना पड़ता है एक महीने का, इसलिए वह घाटे में चल रहा है, जबकि अश्लील कंटेंट दिखाने वाले अच्छा खासा कम पैसा कमा रहे हैं। इसलिए टेलीविजन और फिल्मों के कई बड़े बड़े निर्माता अब क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर भारतीय अश्लील कंटेंट के बिजनेस में आ गए हैं। यह लोग बोल्ड कंटेंट के नाम पर ऐसा करते हैं, हमारे देश के इस युवा पीढ़ी को भटका रहे हैं। वैसे तो यह एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश में जब परिवार एक साथ हम बैठते हैं तो डिस्कशन ही किया जाता है, मान लिया जाता है कि हमारे संस्कारों में इस तरह की बात परिवार में नहीं होगी। हम भी जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ आज यह शो देख रहे होंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि आपको भी बोल्ड होना पड़ेगा और आपको अपने परिवार में जो लोग हैं, खासतौर पर जो युवा लोग हैं, उनसे खुलकर बात कीजिए। उन्हें यह समझाइए कि जिस तरह का कंटेंट उन्हें पेश किया जा रहा है यह कंटेंट उनके लिए जीवन के लिए सही नहीं है। आपको उन्हें रोकना चाहिए। जब कोई देश दवाओं, अस्पतालों और ऑक्सीजन की जगह अश्लील कंटेंट की मांग करने लगा है तो इससे इस देश के अश्लील चरित्र के बारे में पता चलता है। आपको अखबारों में और न्यूज़ चैनल में ऐसे मांग करते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। देखिए, कोविड के टाइम पर अस्पताल होने चाहिए थे, कोविड के टाइम पर दवाई मिलनी चाहिए थी, डॉक्टर मिलने चाहिए थे, बेड मिलने चाहिए थे, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ यह भी तो देखिए हमारे देश के लोग जैसे समय में यह सब छोड़ के क्या कर रहे थे। तो ये जो पोर्नोग्राफी जो आज से 20 साल पहले जिसका मतलब इस हद तक तो नहीं था जरिया, जैसे आज इंटरनेट पे मोबाइल अवेलेबल है और मोबाइल हर हाथ में अवेलेबल है, ऐसा कोई जरिया नहीं था। तो इसके हो जाने से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वो कि दुनिया का अगर हर आदमी को चाहे तो आदमी कनेक्ट करके कुछ भी बताया समझाया जा सकता था। आप उसमें
कितनी सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन हम कर क्या रहे, 70% पोर्न। तो ये कहाँ लेके जाएगा, थोड़ा सा इस पे देखते हैं। उसका आधार ये है कि मैं एक बाई प्रोफेशन मैरिनर हूँ और मेरे शिप्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड जाते थे। मैंने ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ गया हूँ एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड ग्रीस। दिस थ्री कंट्रीज़ आई हैव नॉट बीन। इसके अलावा मैंने सारे देश घूमा, इसलिए मुझे पता है कि इस देश का क्या ऑलमोस्ट कल्चर है। भारत देश के अलावा बाहर के देशों में शादियां नहीं होती, अगर होती हैं तो उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप विवाहित जीवन ही जिए। वहाँ का कल्चर है आप लिव इन में रहो, और जैसे ही आपकी गर्लफ्रेंड या वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो फिर वो दूसरे पार्टनर के पास जाने लगते हैं। ऐसे करते करते वो 60 साल के होते होते उनकी करीब 10-12 शादियाँ हो गई होती हैं, अगर होती हैं तो। और जो लड़की है वो, क्योंकि वहाँ कोई फैमिली लाइफ नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है, सोसाइटी नहीं है, चाचा मामा काका फूफा नहीं है, वहाँ बच्चों को ये नहीं पता कि उसका पिता कौन है। ये कल्चर है वहाँ पे। और वैसे तो देश 1000 साल गुलाम रहा, उन लोगों ने भी इतना नुकसान नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने भी 150 साल में उतना नुकसान नहीं किया जितना कि पिछले 20 सालों में गूगल, यूट्यूब और मोबाइल ने कर दिया। अब वो कल्चर इन चीज़ों के माध्यम से हमारे देश में प्रवेश कर चुका है। ये 70% उसी का प्रमाण है। अब कर चुका है तो इसका क्या कुछ तो इसका परिणाम होगा। तो परिणाम यही है कि जो उधर हो रहा है हमारे यहाँ भी उसकी शुरुआत हो चुकी है, आप देख चुके हैं। अगर आप आग में जितना घी डालेंगे वो इतना ही धधकेगा। ये एक सिंपल सी सच्चाई है। एक इमोशन है, वो एक इमोशन है, एक डिज़ायर है। आप उसमें जितना उसको घी डालेंगे वो उतना ही धधकेगा। तो उसका परिणाम क्या होगा, हमारा पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाएगा। आगे चल के कोई क्यों जो है ये शादी और विवाह वाले कल्चर में बिलीव करेगा। तो नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे भी सोशल और लाइफ ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि चाचा मामा काका फूफा वाला कल्चर हमारे यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा। फिर वही रह जाएगा, खाओ पियो और ऐश करो बस। तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ तोहफे के रूप में हम देने जा रहे हैं कि वो किस युग में अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। अगर ये उनके लिए अच्छी है तो उसका फल उनको जो है अच्छा ही मिलेगा, और ये अगर उनकी बुरी है तो आप और हम ही वर्तमान में देख सकते हैं ये सही है या गलत है। अगली बार जब आप किसी पोर्न वीडियो को देखें तो आप यही समझें कि ये मैं नहीं देख रहा हूँ, ये पूरी 150 करोड़ आबादी में से लगभग हर आदमी देख रहा है। और जब वो देख रहा है तो उसके अंदर उस डिज़ायर्स को वो बढ़ावा दे रहा है, उन डिज़ायर्स को, और उसका कहीं ना कहीं एक जो है वो अच्छी चीज़ तो है नहीं जो आपको कुछ अच्छी सोच या अच्छा ज्ञान या अच्छा समझ या कुछ ये करने के लिए प्रेरित करेगी। वो जो भी करेगी आपको उसका पता है, जब वो डिज़ायर बढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं निकलेगा और वो गलत ही होगा, और उसका प्रभाव जो है आप जो है अगर आप हमारे आने वाली पीढ़ी पे पड़ेगा। जब भी उस पोर्नो पे आप क्लिक करें तो इस बात को जो है ज़रूर गौर कीजिएगा कि इसका परिणाम जो है हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी, और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपका वो क्लिक। क्योंकि ये 150 आबादी में 150 की आबादी में हर वो बंदा जो उस पर क्लिक कर रहा है वो वही, उसके पास भी वही रीज़न है जो आपके पास है। अगर आप चेंज कर सकते हैं तो उसमें से एक बंदा तो में तो चेंजेस आए, लेकिन इच्छा आपकी है, मोबाइल आपकी है, इंटरनेट आपका है। इंडिया में उसको देखना जो है, देखने में कोई अपराध नहीं है, न ही गैर कानूनी है। वो शेयर करना कानूनी है, ऐसे क्लिप्स बनाना कानूनी है, मगर देखना गैर कानूनी नहीं है। तो आपकी मर्जी। अभी मैं आपको इसके क्या क्या नुकसान है आध्यात्मिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और सामाजिक तो हमने डिस्कस कर लिया। आते हैं फिजिकल भौतिक स्तर पे देख लेते हैं। ये जो हमारे यूथ के हाथ में जो मोबाइल आ गया है, कहा गया है कि 40 किलो अनाज, मतलब जो 1 महीने में आप अन्न खाते हैं उससे 1 किलो ब्लड बनता है।
और उस 1 किलो ब्लड से 2.5 तोला वीर्य बनता है। और जो एक बार संभोग क्रिया करने के दौरान उतना वीर्य आपका चला जाता है। मतलब एक बार संभोग करने में आपके 1 महीने का जो ऊर्जा है वो चला जाता है। यह है भौतिक स्तर पे इसका नुकसान। फिर आते हैं मेंटल स्तर पे इसका नुकसान। ये जो स्पर्म है यही हमारे शरीर का बेस है। जो हम खाना खाते हैं इससे जो खून बनता है, खून से ही हड्डी, मंजा और फिर मांस और फिर वीर्य बनता है। और वही जो स्पर्म है हमारे इंटेलिजेंस, फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ का कारण है। और यही वजह है कि हमारे भारतीय इतिहास में 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य की पालन की जाती थी, ताकि वही हमारे हड्डियों में और शरीर में ऊर्जा का संचार पूरी तरह से कर देता था, तो आदमी लंबी आयु जी लेते थे। लेकिन आज के युग में वो ज्ञान जो है कहीं दिया नहीं जाता, तो लोग उसको समझते नहीं और उसको अपने दिनचर्या में लाते नहीं। तो उसका कोई भी बंदा अगर अपने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है फिजिकली, या जैसे कि बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, IAS हो गए या और भी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, कोई भी बंदा जिसका एक बार विवाह हो गया, जो गृहस्थ जीवन में आ गया, जिसने ब्रह्मचर्य को तोड़ दिया, वो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बौद्धिक क्षमता उस स्तर तक नहीं रह जाती। 5% एक्सेप्शनल तो हर केस में है, मात्र 5% ही विवाह के बाद भी अच्छे चीज पद पे कुछ अचीव कर पाते हैं। उसका कारण है ये ब्रह्मचर्य।